काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन है, ठीक है, जो आप पहले से जानते हैं। V इक्वल टू S इक्वल टू UT प्लस V स्क्वायर इक्वल टू, हो गया काइनेमेटिक्स खत्म। ये 3 इक्वेशंस जिसको समझ में आ गया उसके लिए काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया तो काइनेमेटिक्स में बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आप इस 3 इक्वेशन को समझिए कि 3 इक्वेशंस में कब लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, ये बात समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स के सवाल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, मतलब लैंग्वेज उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। 2-3 ऑब्जेक्ट चलते हैं, कई बार 2 चलते हैं, कई बार 1 चलते हैं। ऐसे रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, पानी वानी भी गिरता है, ठीक है। तो बहुत सारे मोशन साथ में आते हैं। तो इसमें ये लेसन्स ज़्यादातर लोगों का पहली बार में अगर अच्छा हुआ तो बड़ा अच्छा हो जाता, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता अच्छा करना। और इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि ये लेसन्स बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि बच्चे जब 9th क्लास में रहते हैं तो उस वक्त उतना साइंस के बारे में समझ रहता नहीं है, और 9th क्लास में बेसिक काइनेमेटिक्स होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा डर बैठा रहता है दिमाग में। और 11th में आते आते उतना सीरियस कोई होता नहीं है उस वक्त, इनिशियल मोमेंट पे तो निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर वो जब तक लोग सीरियस होते हैं तब तक 2-3-4 लेसन शुरुआत के निकल जाते हैं, उसमें काइनेमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट फिर लगता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये बहुत ही आसान सा लेसन है, ज़्यादा कुछ इसमें फार्मूला है ही नहीं, ज़्यादा कुछ रटने की बात ही नहीं है। बस ये है कि शब्दों के जो मतलब तरीके हैं उस पर ध्यान देना है और उसका मतलब फील समझ लेना। बस फील समझ लेंगे तो क्वेश्चंस बनेगा, नहीं समझेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। पहली बात, इसमें हम लोग मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये दो मोशन पढ़ने वाले हैं। मोशन इन 1D में आएगा सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन का मोशन, जिसमें कोई कार जा रही होगी, कोई बाइक जा रहा होगा, कोई ट्रक जा रहा होगा, कोई चोर जा रहे होंगे, कोई किसी को पकड़ रहा होगा, इस तरीके की बातें होंगी, ठीक है। मोशन इन 2D में 2 कार जा रहे होंगे, ठीक है, या फिर बारिश का प्रॉब्लम होगा, मतलब एक आदमी जा रहा है ऊपर से पानी गिर रहा है, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम होंगे, या फिर नदी क्रॉस कर रहे हैं, ये इस टाइप की समस्याएं होगी। मतलब जब एक के ऊपर 2 ऐसा 2 कॉन्सेप्ट आता जाएगा तब होगा मोशन इन 2D। साथ में उसी में प्रोजेक्टाइल एक्स्ट्रा में आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 प्रकार के मोशन अपन को दिखने को मिलेगा। सभी जगह इक्वेशंस 3 ही लगाना है, v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसी का यूज कर करके सब जगह थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म आएंगे। तो या तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन को रट लेना है, लेकिन काइनेमेटिक्स में रटने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं पूरा हफ्ता कोशिश करूंगा कि आपको काइनेमेटिक्स सिखा दूं, ठीक है। पहला जो टर्म है वो है मोशन। मोशन को समझने के लिए ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन बदलता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं मोशन। लेकिन हम लोग कहते हैं मतलब हम लोग वहां पिक्चर में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो कहेगा वो आना चाहिए, और जो कहेगा वो आना चाहिए मतलब रेफरेंस होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो मोशन जो है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से ही डिफाइन किया गया है। ऑब्जर्वर अगर नहीं रहेगा तो हम लोग मोशन के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजिशन बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम उसे बोलेंगे कि ये मोशन में है। और अगर वो पोजीशन नहीं बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम बोलेंगे मतलब वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये रेस्ट में है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदले विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो ये मोशन कहलाएगा, तो ही वो मोशन के सभी इक्वेशंस लगाएगा। और अगर वो नहीं बदलेगा तो फिर कोई इक्वेशंस वो नहीं लगाएगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वर हो सकता है पहले से रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो इसीलिए ऐसा है कि इसमें रिलेटिव मोशन के भी कॉन्सेप्ट आते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट साथ जा रहे हैं तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में ऐसा है नहीं जो पूरी रूप से मतलब सभी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, या फिर सभी बाकी चीजों के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो। तो एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट उसे कहते हैं। मतलब जो सबके रिस्पेक्ट में मोशन में हो उसे एब्सोल्यूट मोशन बोलेंगे, और जो सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो उसे एब्सोल्यूट रेस्ट बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में है ही नहीं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो बाकी सभी ऑब्जेक्ट दुनिया में रहने वाले, यूनिवर्स में रहने वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइपोथेटिकल बात है, ठीक है।
जब भी मोशन की बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही बात होगी। मोशन का मतलब हुआ पोजीशन का बदलना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कौन बदलेगा तो ऑब्जेक्ट बदलेगा। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पर दो टर्म आएंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ जो ज्वाइन करा देंगे उसका जो डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन रास्ते जैसे ही बदलेंगे तो रास्ता का जो लंबाई है, लेंथ ऑफ पाथ जो है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाना है और अगर अलग अलग रास्ते पकड़े तो डिस्टेंस अलग अलग कवर हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट एक ही माना जाएगा, एक ही होगा। भले ही वो रास्ता हमने अपनाए नहीं, शॉर्टेस्ट वाले रास्ते से हम नहीं गए हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वाला ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे जो टर्म डिपेंड करता है उसे कहते हैं डिस्टेंस, जो कि स्केलर क्वांटिटी। जैसे जैसे रास्ते बदलेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बदल जाएगा। ये हुआ दोनों के बीच का रिलेशंस। अब दोनों के बीच के रिलेशंस के ऊपर ही आगे आगे धीरे धीरे टर्म बिल्डअप होगा, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीज यहीं से डेवलप होना चालू हो जाएगा। और फिर उसका इक्वेशंस के ऊपर और आता चला जाएगा। तो एक एक करके चीजें पढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा लिखाने पे फोकस करूं या फिर ज्यादा बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करूं, क्या बताओ? ठीक है, टर्म तो बस दो तीन लिख ले। ठीक है, लिखो। स्टार्टिंग है, पहला टर्म मोशन। मोशन when object change its position with respect to observer, when object change its position with respect to observer, then it is said to be in motion. Then it is said to be in motion. In motion. इसी में अगला पॉइंट, मोशन इज मीनिंगलेस विदाउट ऑब्जर्वर। मोशन इज मीनिंगलेस विदाउट ऑब्जर्वर। अगला पॉइंट, नथिंग इन आवर यूनिवर्स, nothing in our universe is in absolute rest or in absolute motion, is in absolute rest or in absolute motion. लिख ली? ठीक है, पहला जो टर्म जिसके ऊपर हमको बात करना है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाए, ये अलग अलग रास्ते हो, ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, तो उस सिचुएशंस में ए और बी को जो डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, और बाकी सभी इंक्लूडिंग 1 वो कहलाएंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन से अगर बोलेंगे तो ये है लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे अगर पॉइंट में लिखूं तो ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ है। पाथ बदल जाएगा, इसका मतलब लेंथ बदल जाएंगे, और लेंथ बदल जाएंगे तो डिस्टेंस बदल जाएगा, मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट हुआ, जैसे जैसे पाथ बदलेगा वैसे वैसे ये बदल जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब डायरेक्शन से कोई विशेष इसको लेना देना नहीं है। रास्ते बदल जाएंगे तब रास्ते बदल जाने के साथ ये भी बदल जाएगा, मतलब ये दो पॉइंट के बीच का जो डायरेक्शन है उससे इस बात को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर में मेजर करेंगे। इसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल रहेगा, लेकिन बाकी सभी सिचुएशन में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों बोला? क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि दो अलग अलग नेचर की चीजें हैं। डिस्टेंस अलग नेचर की चीज है और डिस्प्लेसमेंट अलग नेचर की चीज है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा बताया डिस्टेंस। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब इक्वल होगा? इक्वल टू का साइन कब होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? जब पाथ कैसा हो? पाथ शॉर्टेस्ट हो। पाथ कैसा हो? स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ हो, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। बाकी सभी सिचुएशन में डिस्टेंस बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरी बात ये हुआ कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। मतलब ये पॉइंट फंक्शन हुआ, पॉइंट डिपेंडेंट हुआ, पॉइंट डिपेंडेंट हुआ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, पाथ अलग भी रहो तो चलता है। पॉइंट डिपेंडेंट है, नॉट पाथ डिपेंडेंट। पाथ से पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शंस होंगे। यूनिट इसका भी मीटर ही होगा। डायमेंशन दोनों को एल से ही दिखाएंगे, डिस्टेंस को भी डिस्प्लेसमेंट को भी। इसके भी डायमेंशन एल हो जाएंगे, इसका भी डायमेंशन एल हो जाएगा, दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शंस है, और जिस किसी में चीज में डायरेक्शंस होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हो मे बी नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव। लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा या तो जीरो रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब स्टेटमेंट ऐसा है कि नेवर भी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। या फिर डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन जीरो क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज, ऐसा बात नहीं बोल सकते, देखो कैसे फंसे। नॉन जीरो नहीं, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, बराबर। डिस्टेंस हो गया या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, बराबर। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव भी हो सकते, जीरो भी हो सकते, पॉजिटिव भी हो सकते। नेगेटिव कब होगा? जब नेगेटिव कब होगा? जब जहां से शुरुआत करे उसके पीछे चले जाए ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? साइन कन्वेंशन पे, क्योंकि जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो इसमें साइन कन्वेंशन आएंगे। तो जनरल साइन कन्वेंशन ये होता है कि पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड में अपन जाते हैं तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। मतलब इसे आई जे के टर्म में लिखना है हमको, इस हिसाब से हमको साइन कन्वेंशन कंसीडर करना है। तो उसमें जिस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव साइन कंसीडर करे हैं, जनरली जो लेफ्ट में होता है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ चला गया तो हम कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट राइट की तरफ चला गया तो हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये जनरल ट्रेंड में। लेकिन अब डायरेक्शंस जो साइन कन्वेंशन है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो हमने साइन कन्वेंशन लिए हैं, जनरल साइन कन्वेंशन का ट्रेंड यही है, ये ऊपर वाला डायरेक्शन प्लस, नीचे वाला डायरेक्शन माइनस, ये राइट वाला डायरेक्शन प्लस, ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन माइनस, ठीक है। ये ओरिजिन पे जीरो, तो जहां से स्टार्ट हुआ वो पोजीशन को हम लोग ओरिजिन मतलब जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लिख लें इसी सब बातों को। नेक्स्ट लिखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में स्केलर है, यूनिट हो जाएगा मीटर पर, डायमेंशन हो जाएगा LT - 1। वेलोसिटी के बारे में ये वेक्टर है, यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT - 1। स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी लिखना मत। वेलोसिटी का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड में भी दो टर्म आएंगी, एक आते हैं एवरेज स्पीड और एक हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी में भी दो टर्म आएंगे, एक आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा आएगा एवरेज वेलोसिटी। तो ज्यादातर केस में यही चारों चीजें यूज होगा। इंस्टेंटेनियस जो है वो बाय डिफॉल्ट वर्ड है, मतलब सीधा सीधा आपको स्पीड बोला जाएगा, इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड समझना है। सीधा सीधा आपको वेलोसिटी बोला जाएगा, इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझना है। ठीक है, अगर एवरेज स्पीड बोला जाएगा तो ही एवरेज स्पीड समझेंगे, या एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा तो ही एवरेज वेलोसिटी समझेंगे, नहीं तो बार बार जो है हम लोग इंस्टेंटेनियस को ही कंसीडर करेंगे। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या फर्क है, इस बात को मैं इधर बाजू में समझाता हूं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहां से पॉइंट ए से ऐसे करके पॉइंट बी पे चला गया, ये इसका रास्ता है। यहां पे वो 9 बजे चालू किया और यहां वो 10 बजे पहुंच गया, इस रास्ते को फॉलो करते हुए 1 घंटे में। तो क्या हुआ, इस 1 घंटे में पार्टिकल्स जो भी, मतलब बाइक वाले हैं, कार वाले हैं या पैदल इंसान जो भी है, उसकी स्पीड कहीं ज्यादा या कहीं कम रहेगी। हो सकता है शुरुआत में वो तेज चले, बाद में वो स्लो हो जाए, या हो सकता है कि पहले धीरे धीरे चले, बाद में वो फास्ट हो जाए, या कभी फास्ट हो जाए कभी स्लो हो जाए। वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। नशा ज्यादा आ गया तो गिर भी जाए, थोड़ा देर आधे 1 घंटे वेट कर ले, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद वापस चले, इस तरीके का सिचुएशंस होगा। तो जिस वक्त हमने देखे, इस पूरे 1 घंटे तक तो देखते नहीं रहेंगे इंसान को। मान लो देखते भी रह गए तो इंस्टेंट बदल रहा है, हमारा चाहने और नहीं चाहने से कोई फर्क, हर पल बदल रहा है। देखो ये पल गया नहीं, हर पल बदल रहा है, इसीलिए जीवन बदल रहा है। तो कैसा है कि सभी इंस्टेंट ऐसे हैं जो एक इंस्टेंट के लिए ही आना है और चला जाना है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ चल रहा है तो हम लोग एकदम ऐसे नॉर्मली देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पल पल देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो जो चला गया वो चला गया, वापस नहीं आने वाला है। तो जिस इंस्टेंट पे आपने देखे, मतलब 9:31 में आपने जब देखे कोई चीजें और वो यहाँ था, ठीक है, और मान लो कि 9:32 में यहाँ पहुंच गया, मतलब 1 मिनट बाद वो यहाँ पहुंच गया। तो इसका मतलब वो इस 1 मिनट के टाइम इंटरवल को अगर आप देखें तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा, जिसमें पाथ उसका ऐसा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसा है, बराबर। तो इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब इसमें जितने पल होंगे, इनफाइनाइट पल, उतने प्रकार की पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट है, सभी पॉइंट से वो गुजर रहा है, हर इंस्टेंट पे वो अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है। तो जिस इंस्टेंट पे, जिस पल पे, जिस पॉइंट पे था, उस पॉइंट पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको निकालने के लिए उसके जस्ट बाजू में एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करेंगे। मतलब ऐसा हुआ कि एक पॉइंट और इसके जस्ट बाजू में दूसरा पॉइंट, जस्ट बाजू में, इसे जूम करके दिखाऊंगा अगर तो समझो कि एक पॉइंट और उसके जस्ट बाजू में ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट के जस्ट बाजू में ये दूसरा पॉइंट है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, मजबूरी है, ठीक है। एक पॉइंट और उसके जस्ट बाजू में जो दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट और उसके जस्ट बाजू में दूसरा पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाला, जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, तो पाथ कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट और उसके जस्ट बाजू में एक पॉइंट है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा पीछे से, बस आप फील लो, तो इस सिचुएशंस में इस दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम ऐसा ऐसा रास्ता करके ऐसा नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जस्ट वो बाजू वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ यहाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो पाथ है वो कैसा पाथ है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो हर कंडीशंस में स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत हुआ और खत्म हो गया, तो लाइन तो स्ट्रेट ही बना, मतलब वो लाइन ज्यादा कुछ बड़ा बना ही नहीं कि आप उसे आड़े तिरछे अपना डिजाइन दे सको, तो स्ट्रेट लाइन बना। तो और जब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी।
जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। इसी वजह से क्यों सेम होते हैं, अगर एक ही इंस्टेंट हो, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग इंस्टेंट की बात कर लेंगे हम, एक 9:15 पे देखे और एक 10:10 में देखे तो दोनों इंस्टेंट अलग अलग होंगे। सेम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम होंगे। क्यों होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड सेम? क्योंकि स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चूंकि उसी इंस्टेंट पे देखना है तो उसी इंस्टेंट पे पाथ दोनों के लिए सेम है और वो पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो डिस्टेंस के बराबर होने वाली है और उसी दोनों में सेम समय लगने वाला टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी सेम आने वाली है। इसीलिए बोला जा रहा है हमेशा हर कंडीशंस में किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी मोशन में आप देखोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है और ये दोनों आपस में न्यूमेरिकली सेम रहेंगे। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx बाय dt। तो अपन ऐसा कह सकते हैं इसे मैग्नीट्यूड ऑफ dx बाय dt। मतलब यहीं पर अगर मैं ऐसा लिखूं इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू dx बाय dt, तो ये बात लिखना गलत हो जाएगा। क्यों लिखना गलत हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ हमारा स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी तरफ हमारा कौन सा क्वांटिटी आ गया, वेक्टर क्वांटिटी आ गया। तो दो ऐसे क्वांटिटी जिसका नेचर ही अलग हो आपस में सेम कैसे हो सकता है? तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो सही होगा, बिना मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दोगे तो आप गलत हो जाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा सेम होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा ऑलवेज इन ऑल टाइप ऑफ मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट हमेशा सही है। जम गया बातें? तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जब भी हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली में निकालना रहता है तो हम लोग वेलोसिटी जो है उसके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल्स में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन है 2t² + 4t। बोला कि वेलोसिटी निकालो किसी इंस्टेंट t = 4 सेकेंड पे। t = 4 सेकेंड पे हमको बोला वेलोसिटी बताओ, तो वो भी बता देंगे। अब बोलेगा स्पीड बताओ, तो वो भी बता देंगे। कैसे बताएंगे? तो देखो इसका वेलोसिटी पहले हम निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4t + 4। ये टाइम के हिसाब से बदल रहा है, तो t = 4 सेकेंड पे मान लीजिए कि ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो आई कैप इसका डायरेक्शन ले लेता हूँ। तो इस सिचुएशंस में इसकी जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की हो जाएगी 4 × 4 16 20 आई कैप, ये हो गई वेलोसिटी। और अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना लिख लेंगे हम 20 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो स्पीड का भी आंसर 20 मीटर पर सेकेंड देंगे हम लोग, और वेलोसिटी का भी आंसर क्या देंगे 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो हमेशा ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के बराबर रहने वाला। अब बात एवरेज, दोनों एवरेज की करते हैं। एवरेज का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स यहां से चला था, ये पॉइंट ए से 9 बजे चला था, पॉइंट बी पे 10 बजे पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब उस टोटल डिस्टेंस में हो सकता है शुरुआत का डिस्टेंस बहुत फास्ट गया, फिर धीरे 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 गया, फिर स्पीड बढ़ा दिया, फिर धीरे 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 गया, फिर स्पीड बढ़ा दिया, ऐसे हो सकते हैं। तो हमको बीच में कितना स्पीड था, कहाँ था, ज्यादा था, कम था, रुका था, नहीं रुका था, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इस बात से लेना देना कि शुरुआत कहाँ से किया, पहुंचा कहाँ और कौन से रास्ते से पहुंचा। अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड निकाल रहे हैं तो उस रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस। तो इसको लिख देते हैं हम तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, उसमें लगने वाला टोटल टाइम, टोटल टाइम। इस टोटल टाइम को टाइम इंटरवल के टर्म में भी ऐसा लिखा जा सकता है, डिस्टेंस बाय डेल्टा टी, ऐसे भी लिख दिया जाता है। डेल्टा टी का मतलब उसी ड्यूरेशन में लगने वाला टाइम। अब अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब इसमें भी वही है, जहां से चला जहां पहुंचा, हमको उस दोनों पॉइंट को देखना है। अब हमको पाथ से भी कोई लेना देना नहीं है। अब इस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए यहां पर लिखा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टाइम। ठीक है, ये हो गया एवरेज। तो आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट करके निकालते हैं और एवरेज जो निकालते हैं वो टोटल, अगर वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है, और अगर स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम करना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जिस प्रकार से आपस में क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, उसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड हमेशा आपस में क्या रहेगा, सेम नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। अब इसमें पाथ वाथ का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, शॉर्टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यार टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टोटल डिस्टेंस कम से कम 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ये हुआ कि एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला है, कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 भी हो सकता है। पार्टिकल जहां से चला था उसी जगह में वापस पहुंच जाए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस सिचुएशंस में ये 0 भी हो सकता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव में अगर डिस्प्लेस हो गया तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये डिस्टेंस बाय टाइम जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। लेकिन जो ये एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। तीनों के तीनों चीजें हो सकती हैं। तो क्या आपको ये चारों पैरामीटर समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबके बीच का फर्क समझ गया। तो अब आप इसे लिख लो। अब एक टर्म आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी दो चीज आएगा, एवरेज और, इसमें ज्यादातर केस में एवरेज तो आता नहीं, कभी कभी पूछा जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही मेनली आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब a इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाता है वो dv बाय dt, या फिर हम इसे कहते हैं d²x, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन बाय dt, या फिर इसे एक और फॉर्मूला जो बहुत बार लगता है v dv बाय dx, v dv बाय dx। ये v dv बाय dx भी बहुत बार लगता है। कब लगेगा? जहां ऐसा वेरिएबल का सिचुएशन आएगा उस जगह में ज्यादातर केस में v dv बाय dx ही लगता है, क्योंकि सवाल में जो एक्सेलरेशन है वो x के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, तो वहां पर ये v dv बाय dx लगता है। ये आया कैसे होगा? तो देखो dv बाय dt है, तो dv बाय dt का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन करना है हमको वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन हुआ dv बाय dt। यहाँ पर हमने dx से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे, मतलब इस प्रकार से। इतना तो आप लोगों को आता होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ये मान करके कि आपको नहीं आता। ठीक है, dx बाय dx से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो dx बाय dx से मल्टीप्लाई किया, तो इसे हम लोग थोड़ा सा फिर नीचे वाले को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया dv बाय dx और ये हो गया dx बाय dt, और यही टर्म को मैंने लिख दिया v, तो इसलिए ये हो गया v dv बाय dx। तो एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं, dv बाय dt और v dv बाय dx। जहां जहां वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा मोस्ट ऑफ द केस में यही फॉर्मूला लगता है v dv बाय dx। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भूलना नहीं है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ, वेक्टर हो गया, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, LT-2, वही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, वो भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है। जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, किस स्केलर हो जाएगा जी, LT-2 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, इसका मतलब यही हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम डेल्टा टी, बराबर। ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। बहुत कम ही लगता है ये, ज्यादातर केस में अपन को यही यूज होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के बारे में भी आप लिख लें।
जब भी हम काइनेमेटिक्स में आएंगे तो दो चीज़ लगेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को आता या नहीं आता पता नहीं मुझे। डिफरेंशिएशन का कुछ जो बार बार यूज होगा वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अगर हमको y = x⁴ है तो डिफरेंशिएशन उसका n x⁻n-1 हो जाता है। एक फॉर्मूला ये बार बार लगता है, दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा का लगता है। साइन थीटा y अगर साइन थीटा हो तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और अगर y cos थीटा हो तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कभी कभी टेन और सेक का भी लगता है। टेन थीटा हो तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा हो डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाता है। डिफरेंशिएशन में ही कई बार 1/x⁴n रहे तो ये कॉन्सेप्ट भी लगता है, dy/dx = -n/x⁴n+1, पावर में एक बढ़ा देते। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। और एक और लगता है रूट का। अगर कहीं पर y √x हो तो डिफरेंशिएट करने पर 1/2√x आता है। कहीं पर y जैसे sin 2x है तो जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में 2 sin का cos 2x। ये हुआ डिफरेंशिएशन जो अपन को बार बार यूज होने वाला है। और इंटीग्रेशन जो होगा, जो अपन को बार बार यूज होगा, वो यही x⁴n dx x⁴n+1/n+1। इसमें log x dx/x का इंटीग्रेशन log x, ये log e बेस है। अगर यहीं पर x की जगह 2+x रहेगा तो log 2+x हो जाएगा, और अगर यहीं पर 2+3x रहेगा तो log 2+3x हो जाएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मेट जो अपन को बार बार जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा हो जाता है। इतनी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपन को जरूरत पड़ती है। अगर आपको लिख करके रखना हो तो आप लिख करके रख लो, नहीं आता है याद है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैं पहले बना लेता हूँ, बाद में अपन वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो फिर वर्ड के ही साथ चलते रहेंगे। तो लिख लेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड विद ग्राफ, ऐसा टॉपिक डाल दीजिएगा। मैं ग्राफ के ही कॉन्सेप्ट पहले आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है, ये टाइम है और ये x है। x मतलब पोजीशन, t का मतलब समय। अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा 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 ये ग्राफ आप बनाते चलिए कॉपी में। ड्रॉ कर दिए।
देखो, तो इसको देखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले टाइम की एक्सिस को देखें। किसको देखें? समय वाला एक्सिस देखिए कि टाइम कौन से एक्सिस पे, ठीक है। आपको जब टाइम का एक्सिस दिख जाए तो उस पर आप टाइम के एक्सिस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। टाइम के एक्सिस पे क्या करना है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे यहाँ पर टाइम का एक्सिस यहाँ है तो ऐसा वर्टिकल लाइन, टाइम का एक्सिस यहाँ तो ऐसा वर्टिकल लाइन, टाइम का एक्सिस ऐसा है तो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। टाइम का एक्सिस ऐसा है तो ये हुआ उसका वर्टिकल लाइन, टाइम का एक्सिस ऐसा है तो ये हुआ वर्टिकल लाइन, टाइम का एक्सिस ऐसा है तो ये हुआ वर्टिकल लाइन। टाइम के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अगर वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा जगह में कट करता है तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि एक इंस्टेंट पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, एक इंस्टेंट पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एक इंस्टेंट पे ऐसे दो जगह कट करना पॉसिबल नहीं है। तो किस पे लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? टाइम वाले एक्सिस पे, ठीक है। तो टाइम वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे कि ये वाला एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखो, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि इसी टाइम पे, जो भी ये टाइम हो, उस इंस्टेंट पे वो पार्टिकल यहाँ भी था, वो पार्टिकल यहाँ भी था और यहाँ भी था। मतलब वो गोंदिया में भी था, नागपुर में भी था, लंदन में भी था, ठीक है। ऐसा तो सिर्फ कृष्ण कर सकता है, हम लोग तो नहीं कर सकते। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रियल दुनिया में नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से इस इंस्टेंट पे ये दो अलग अलग पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होता। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ कट किया तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आप इसे हिंदी में, इंग्लिश, मराठी जिसमें भी लिखना हो लिख लो। ये वाला पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, ये नहीं है, ये है। ये देखो, टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक ही कट किया तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए। अब देखो, पहले है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा dx/dt, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा dv/dt। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ वेलोसिटी और ये हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने से आता है। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब स्लोप, डिफरेंशिएट करने से आया, तो डिफरेंशिएशन कहने का मतलब हुआ स्लोप। और अगर रिवर्स में उसे उल्टा इंटीग्रेट करेंगे, मतलब यहां से ऐसा dv=a/dt, और इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो जैसे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी मिलेगा, इंटीग्रेट करने से, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से पोजीशन मिलेगा। तो आपके दिमाग में तो पहले ये बात बैठना चाहिए कि किसको इंटीग्रेट करना और किसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर काइनेमेटिक्स में बात करें तो पहले हमने क्या पढ़े? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, बाद में क्या पढ़े? वेलोसिटी, और उसके बाद क्या पढ़े? एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपको आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है मतलब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, तो आपको डिफरेंशिएट करते करते आप वहां तक पहुंचेंगे। और अगर आपको रिवर्स आना है, पीछे आना है, बैक आना है, तो क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करते करते आप पीछे तक आएंगे, मतलब तोड़ते तोड़ते। डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना, तोड़ते तोड़ते आप एक्सेलरेशन तक पहुंचेंगे। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एरिया कर्व प्लस करना। मतलब इंटीग्रेट करते करते, जोड़ते जोड़ते, प्लस करते करते आप कहां तक पहुंचेंगे? वापस अपनी जगह पे। कोई भी आपके पास मतलब बड़ी मशीन है, उसे आप तोड़ दीजिए तो छोटी मिल जाएगी, फिर और तोड़िए तो और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। तो आगे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वो डेराइव्ड प्रोडक्ट है। डिस्प्लेसमेंट को डेराइव करिए तो वेलोसिटी, उसको डेराइव करिए तो एक्सेलरेशन, और इंटीग्रेट करने से पीछे आएंगे, ठीक है। तो ये बात दिमाग में पहले बैठना चाहिए। फिर दूसरी बात, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो यहां से ये चीज समझ में आया कि अगर हमको वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो हमको स्लोप निकालना है। मतलब स्टेटमेंट ऐसा बोल देता हूं, आपको लिखा दूंगा। ऐसा कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप मतलब ग्रेडियंट, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, तो वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ये एक लाइन हुआ। दूसरा लाइन ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हो और एक्सेलरेशन पूछा, इसका मतलब सिंपली क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, जब भी आपको पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हो और वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएट करके चीजें आएगी, इसका मतलब स्लोप निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर इसे इंटीग्रेट किया जाए तो वापस वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सिमिलरली यहां से dx by dt है, तो dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो ये हो गया x, ये हो गया v। तो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब चार स्टेटमेंट जो काम का है वो ये है कि वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा स्टेटमेंट एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चौथा स्टेटमेंट वेलोसिटी इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बराबर, ये चार स्टेटमेंट जो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब जब हम एरिया की बात करेंगे तो सिंपल जो ग्राफ है उसके अंदर का एरिया अपन को निकालना है। ऐसे ही ग्राफ दिए जाते हैं जिसका एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को आता है, या तो रेक्टेंगल रहेगा या ट्रायंगल के फॉर्म में रहेगा या सर्कल के फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही टाइप का मतलब ग्राफ बनाया जाएगा जिसका एरिया जनरली लोगों को आता है। ऐसा कोई जिगजैग कर्व नहीं बना देगा जिसका कि एरिया निकालना हमारे लिए डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, उसे हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उसका सवाल नहीं आएगा। उसका सवाल अगर आएगा तो ऐसे कुछ वहां पर क्लू रहेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन आसान हो। ठीक है, मतलब आपको कुछ ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा चीजों में नहीं फंसाएगा। जब हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी लाइन ऐसी दिखेगी इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप, और जब भी लाइन ऐसी दिख जाए इसका मतलब नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों? स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा। थीटा किसके साथ? तो एक्स एक्सिस के साथ। टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक। तो इस केस में थीटा जो है वो 90 से छोटा दिख रहा है, और इस केस में जो एंगल है वो 90 से बड़ा दिख रहा है। इसीलिए बोला जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा लाइन दिखे इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप, और ऐसा लाइन दिखे तो नेगेटिव स्लोप। ऐसा लाइन दिखे तो पॉजिटिव स्लोप और ऐसा लाइन दिखे तो नेगेटिव स्लोप। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी वेब में शायद बता दिया हूं कि ऐसा लाइन मतलब पॉजिटिव स्लोप और ऐसा लाइन मतलब नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो स्लोप आइडेंटिफाई करते भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब ग्राफ से क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको मैग्नीट्यूड आने वाला है, बस डायरेक्शंस उसका आपको कंसीडर करना है। तो फिर आपको ये प्लस माइनस करते आना चाहिए कि किसको हम पॉजिटिव लेंगे और किसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो चार स्टेटमेंट जो काम का है, जो बिल्कुल नहीं रटना है, आपको ये पैरामीटर ध्यान में रखना है कि पहले डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट करो तो आगे आएगा वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप निकाल दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप निकाल दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बराबर है, ये बात समझ में आ गया। और अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल दो, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का ग्राफ दिया हो, एरिया निकाल दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स आने का मतलब हुआ कि एरिया निकालना है, इंटीग्रेट करना है, और सामने जाने का मतलब हुआ स्लोप निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। ये दिमाग में बैठना चाहिए। तो ये चारों स्टेटमेंट रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, पर ये चारों से ही सवाल बनेगा। स्लोप जब निकालने आएंगे तो पॉजिटिव, ऐसा जहां कहीं भी ऐसी लाइन दिख जाए, मतलब जिसका एंगल आपको इस साइड से, राइट साइड से देखना है, राइट साइड के हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना है। एंगल अगर आपको 90 से कम फील आएगा इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप लिखना है, और जैसे ऐसा दिखेगा राइट साइड के साथ एंगल 90 से बड़ा दिखने का फील आए तो आपको क्या समझना है? नेगेटिव स्लोप समझना। एरिया की बात करेंगे तो जनरली एरिया का टेंडेंसी ऐसा होता है कि एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे ऊपर का एरिया जितना भी होता है वो पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे का एरिया नेगेटिव। मतलब ऐसा कोई ग्राफ दिख जाए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस प्रकार से चीजें हो गई, तो ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव। तो एरिया में ये कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का, और स्लोप में ऐसा लाइन और ऐसे लाइन का कॉन्सेप्ट। इतनी बात दिमाग में बैठ गया। स्टेटमेंट लिखेंगे पहला, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, ऐसा v इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, v इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। दूसरा पॉइंट, v इज वेलोसिटी इज एरिया अंडर एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
velocity is area under AT ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तीसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ। एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। और अगला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए अब मैं सवाल बनाता हूं इस पे बेस्ट, आप देखिए कि कैसे। मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ बनाइएगा साथ में।